Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is dihydric alcohols. Dihydric alcohols means ऐसे alcohols जिसमें दो OH ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन पता होनी चाहिए कि what are dihydric alcohols. These are compounds having two OH ग्रुप, जिसमें दो OH ग्रुप हैं, उन्हें हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। इनका ट्राइबल नेम ग्लाइकॉल्स भी होता है, इन्हें हम ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, इनके नॉमेनक्लेचर में हम क्या देखते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल्स, हम इन्हें पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल्स कहते हैं। और क्या करते हैं? मिथाइलिन का नंबर गिन लेते हैं कि एक मिथाइलिन है, 2 है, 3, 4, इस तरीके से, और पीछे ग्लाइकॉल वर्ड लगा देते हैं एज ए सफिक्स। नेक्स्ट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा सिस्टम, इसमें पहले OH का जो नेक्स्ट कार्बन है उसको अल्फा कहते हैं, फिर उसका नेक्स्ट बीटा, डेल्टा, गामा, इस तरीके से, और दोनों OH ग्रुप की पोजीशन बता देते हैं। साथ में IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। CH2 दोनों कार्बन पे एक OH, इसका नॉमेनक्लेचर फर्स्ट होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर में 1,2 इथेन डाइऑल, क्योंकि 2 कार्बन है और एक को हम 1, दूसरे को 2 बोल रहे हैं, 1,2 इथेन डाइऑल इसका नाम है। नेक्स्ट, अगर हम इसको पॉलीमिथाइलिन सिस्टम से देते हैं तो इसका होगा डाइमिथाइलिन, क्योंकि दोनों CH2 मिथाइलिन है, तो डाइमिथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रुप CH2 और रेडिकल, इसको हम इथाइलिन बोलते हैं, और इथाइलिन की दोनों वैलेंसी OH ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो इसीलिए हम इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम 3 कार्बन की चेन ले, CH2 और टर्मिनल कार्बन पे OH लगा दें, तो इसका नाम IUPAC नेम होता है 1,3 प्रोपेन डाइऑल, 1,3 प्रोपेन डाइऑल। नेक्स्ट, ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2 3 मिथाइलिन ग्रुप्स है, ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकॉल। और हम इसको, क्योंकि इसका नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा है और ये बीटा है, तो हम इसे बीटा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं। जिस कार्बन पे OH ग्रुप होता है उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, तो यहाँ अल्फा पे नहीं है बल्कि किस पे है? बीटा पे, तो हम बोलेंगे बीटा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। इसी तरीके से हमने 4 कार्बन की चेन ली, 1,2, तो 1,2 ब्यूटेन डाइऑल, इसका नाम IUPAC नेम 1,2 ब्यूटेन डाइऑल। अब पहला OH के नेक्स्ट OH पे, नेक्स्ट कार्बन पे OH है, तो हम इसको बोलेंगे अल्फा ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल। अगर हम इसमें पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल वाला नॉमेनक्लेचर करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सारे CH2 नहीं है, एक क्या है बीच में? CH है, तो इसमें एक अल्फा बीटा वाला सिस्टम रहता है और दूसरा सिस्टम रहता है IUPAC। नेक्स्ट, अगर बीच में एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे OH होता है तो हम इसे बीटा ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं इस सिस्टम से, और IUPAC से कहते हैं 1,3 ब्यूटेन डाइऑल। अगर टर्मिनल कार्बन पे है, अब हम इसे तीनों तरह का नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। IUPAC में कहेंगे 1,4 ब्यूटेन डाइऑल, और अल्फा बीटा सिस्टम में कहेंगे, क्योंकि ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो हम बोलेंगे गामा ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल, और सिंपल ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल भी इसको कह सकते हैं। और पॉलीमिथाइलिन में, क्योंकि अब सारे कार्बन CH2 है, यानी कि इसमें 4 मिथाइलिन ग्रुप हैं, तो हम इसको टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं। Methods of preparations of dihydric alcohol means glycols. What are the methods to prepare glycols? First, dihaloalkanes. हम लेंगे ऐसा कंपाउंड जिसके पास 2 हेलोजन ग्रुप्स हैं,
इट मे बी क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इसका अगर हम एक्वस KOH से हाइड्रोलिसिस करा दें या एक्वस सोडियम कार्बोनेट से, तो इन प्लेस ऑफ 2 हेलोजन ग्रुप्स we will get 2 OH group and it will become either cis glycol or trans glycol that we will discuss in separate methods। अभी हम इसको jointly लिख रहे हैं कि इन सारे मेथड से सिस या ट्रांस में से कोई एक बनेगा। नेक्स्ट, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अगर मैं इस तरीके से डाई कार्बोनाइल कंपाउंड लूं जिसमें 2 CO ग्रुप हैं, इसका मैं रिडक्शन करूं मैग्नीशियम अमलगम एसिडिक मीडियम में, तो दोनों CO ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है और यहाँ पे 2 OH ग्रुप आ जाते हैं और आपको मिल जाता है ग्लाइकॉल। नेक्स्ट, मैं इसी डाई कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन हाइड्रोजन यानी कि कैटालिटिक रिडक्शन कर सकती हूँ हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो भी OH और यहाँ पे H आ जाएगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं डाई कीटोन्स ले सकती हूँ। देखो, ये कार्बोनाइल मीन्स इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन्स, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, डाई कीटोन्स लेंगे। डाई कीटोन्स की रिएक्शन हम ग्रिग्नार रिएजेंट से करा के उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अगेन वी विल गेट सिस और ट्रांस ग्लाइकॉल्स। नेक्स्ट, अगर हम इपोक्साइड्स ले, इपोक्साइड्स में क्या होता है, जैसे ये ग्रुप होता है, ये ऑक्सीडेन भी बोलते हैं, यहाँ पे H या R कुछ भी हो सकता है। इसका हम अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक बॉन्ड का फिशन होगा, इधर OH इधर H, तो दोनों कार्बन पे OH आ जाएगा। और अगर ग्लाइकोल्स को गर्म करें हम 775 केल्विन तक, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगेन यू विल गेट ऑक्सीडेन्स और इपोक्साइड्स। नेक्स्ट, एल्कीन ले। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, इधर कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं। इसका हम बेयर्स रिएजेंट से, जो कि पिंक कलर का होता है, उससे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन कहलाती है, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको 2 OH ग्रुप इसके ऊपर जुड़ जाते हैं, दोनों कार्बन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दोनों पे OH आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने रिएक्शंस को याद रखने के लिए अपनी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के अपलोड की है, जिसका नाम है मेमोराइज्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस। With the help of these rules, we can memorize 80% reactions of each and every book in few hours। तो हम 4-5 घंटे में हर बुक की 80 से 85% तक रिएक्शंस को इजीली याद कर सकते हैं। तो आप अगर उनको देख के फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा कि कैसे हम रिएक्शंस को चुटकियों में याद कर सकते हैं। और हमने अगर वो रूल्स पढ़ रखे तो इन रिएक्शंस को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्सिलेशन में ही आप दूसरा मेथड काम में ले सकते हो। मींस या तो आप बेयर्स रिएजेंट से करा सकते हो या आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से करा सकते हो। और सोडियम बाइसल्फाइड का इसका सेकंड स्टेप होगा। पहले इसमें एक इंटरमीडिएट ईस्टर बनता है, फिर सोडियम बाइसल्फाइड और हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो हमें इसमें सिस ग्लाइकॉल मिलता है। इस वाले से हमें जनरली ट्रांस मिलता है, इससे हमें जनरली सिस मिलता है। तो ये थी इसकी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नाउ वी विल सी वन बाय वन ईच मेथड। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कीन्स। दिस इज अ सिंपल एल्कीन, इथीन। इसके ऊपर हम पोटेशियम परमैंगनेट इन एल्कलाइन मीडियम रिएक्शन कराते हैं, तो फर्स्ट इस तरह से साइक्लिक ईस्टर बनता है, जो कि हाइड्रोलिसिस से हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल देता है। इसमें हम एक H की जगह अगर R ग्रुप लेंगे तो यहाँ पे हमें एक H की जगह R ग्रुप मिल जाएगा, और अगर 2 हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप ले लेंगे तो दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं तो भी पहले ये साइक्लिक ईस्टर मिलता है, बाद में ये ग्लाइकॉल मिलता है, और इन दोनों ही केसेस में हमें सिस प्रोडक्ट मिलता है। मीन्स दोनों OH ग्रुप सेम साइड होते हैं, और क्योंकि इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कार्बन कार्बन में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। सिस बनता है तो भी ट्रांस हो जाता है, ट्रांस बनता है तो भी सिस हो जाता है। मीन्स फ्री रोटेशन से आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कंपाउंड लें, जैसे कि मैंने साइक्लोहेक्सीन ली, इसकी रिएक्शन मैं KMnO4 से भी करा सकती हूँ, अल्कलाइन KMnO4 से, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर सकती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मुझे सिस प्रोडक्ट मिलता है, ना कि ट्रांस। तो इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट इस टाइप से हमें सिस ग्लाइकॉल्स मिलते हैं। और मैग्नीज के केस में
आपको जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, मैग्नीज 5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड होता है जो कि डिसप्रोपोर्शनेट होके आपको +4 और +7 दोनों स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये +4 ये +7 में। तो इस तरीके से मैग्नीज 5 जो इसके रिएक्शन के बाद बनता है वो भी डिसप्रोपोर्शनेशन से स्टेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रॉम इपोक्साइड अगर हम ग्लाइकोल्स बनाना चाहते हैं तो हमें उसका हाइड्रोलिसिस करना होता है। ये इथाइलिन ऑक्साइड है, इसको हम ऑक्सीरेन भी कहते हैं, ऑक्सीरेन। इसमें जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के पास H+ आता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होने से इसके पास OH- जाता है और आपको मिलता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और अगर आप दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक या दोनों हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप लेके चलेंगे तो आपको यहाँ पे R सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकोल्स मिलेंगे। इस इथाइलिन ऑक्साइड को या ऑक्सीरेन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्कीन के ऊपर सुटेबल एल्कीन, इथीन लेंगे या प्रोपीन या ब्यूटीन, जो हमें एल्कीन चाहिए, उस एल्कीन के ऊपर हम परफॉर्मिक एसिड, देखो इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है HCOOH, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये परफॉर्मिक एसिड है। ये अपनी ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसको देके ऑक्सीडेन बना देता है और फॉर्मिक एसिड इसमें से बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन एक तरह का ऑक्सीडेशन होती है, तो इससे हम ऑक्सीडेन बनाते हैं, ऑक्सीडेन के हाइड्रोलिसिस से हम CH ग्लाइकोल्स बनाते हैं। और यहाँ पे ये सिस बनी या ट्रांस बनी, क्योंकि अभी कार्बन कार्बन में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो वी कांट आइडेंटिफाई ओरिएंटेशन ऑफ ग्लाइकोल। तो हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली एल्कीन लेके चलते हैं, जैसे हमने इस केस में साइक्लोपेंटीन ली। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करके पहले ऑक्सीडेन बना लेते हैं इस तरीके से, ये ऑक्सीडेन बन गया। अब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ट्रांस साइक्लोपेंटेन डाइऑल 1,2 डाइऑल मिलता है। इट मींस जो प्रीवियस मेथड था, जब हमने केमिनोफोर से बेयर्स रिएजेंट से या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से बनाया था तो हमें सिस प्रोडक्ट मिला था, लेकिन जब हम ऑक्सीडेन से इसको कंटिन्यू करते रिएक्शन को तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। फ्रॉम डाई हेलो एल्केन्स, इसके लिए हम पहले डाई हैलाइड लेके चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इथाइलिन ब्रोमाइड लिया है, ये इथाइलिन ग्रुप था, दोनों इसकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड हो रही है, ब्रोमीन से, इसीलिए हम इसको इथाइलिन ब्रोमाइड कहते हैं। इसके अगर हम एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दें या हम एक्वस KOH से हाइड्रोलिसिस कर दें तो वी गेट इथाइलिन ग्लाइकोल NaBrCO2, और अगर हमने एक्वस KOH लिया है तो यहाँ पे हमें HBr मिलता है। नेक्स्ट, अगर मैं 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन लेती हूँ तो मुझे मिलेगा 1,2 प्रोपेन डाई, और रिएक्शन का मेथड जो मैकेनिज्म है इट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ डाई कार्बोनाइल। अब इसमें मैं डाई कार्बोनाइल कंपाउंड लेके चलूंगी। यहाँ मैंने लिया है 1,3 प्रोपेन डाई-एल और नीचे मैंने लिया है 1,2 इथेन डाई-एल। इसको हम ग्लाइऑक्सल भी बोलते हैं, नीचे वाले कंपाउंड का नाम होता है ग्लाइऑक्सल या फिर 1,2 इथेन डाई-ऑल। इसका हम कैटालिटिक रिडक्शन करें हाइड्रोजन निकल से तो हम देखते हैं कि एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसको एक हाइड्रोजन इसको, तो CH2 और ये हो जाएगा OH, सेम इधर सेम ऐसे होगा और आपको मिल जाएगा प्रोपेन 1,3 डाई-ऑल और इसमें मिलेगा इथेन 1,2 डाई-ऑल, या फिर हम इसको सिंपल इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। बाईमोलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल। बाईमोलिक्यूलर में ये हमने एसीटोन मॉलिक्यूल लिया है, इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 एसीटोन मॉलिक्यूल, सेकंड अनदर एसीटोन मॉलिक्यूल। इसका अगर हम मैग्नीशियम अमलगम से इनर्ट सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो हम क्या देखते हैं, ओनली 2 हाइड्रोजन्स आर सफिशिएंट टू रिड्यूस 2 एसीटोन मॉलिक्यूल्स। जैसे ये जो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम्स हैं ये इस तरीके से O और इसको CO बॉन्ड को ब्रेक करती है, सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड को ब्रेक करती है, तो एक हाइड्रोजन इसको एक हाइड्रोजन इसको, तो ये आपको OH मिल जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट वैलेंसी कार्बन की फ्री होती है वो आपस में जुड़ जाती है, तो इस तरीके से इस रिडक्शन को हम पिनेकॉल रिडक्शन या बाईमोलिक्यूलर रिडक्शन भी कहते हैं।
नेक्स्ट अगर रिएक्शन ऑफ डाइकीटोन्स विद ग्रिग्नार रिएजेंट, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमने ये डाइकीटोन लिया जिसमें दो कीटोन ग्रुप है, इसके हम दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे MgX आ जाएगा, कार्बन पे दोनों R ग्रुप आ जाएंगे, इस कार्बन पे भी R आएगा, इस पे भी R, तो ये एक एडेक्ट बन जाता है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन, और इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट डाइऑल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोल्स। ग्लाइकोल्स में एज वी नो दैट देयर आर टू OH ग्रुप, तो इट हैज टू साइड्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी दो साइट होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल, तो इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये इसी कारण से नॉर्मल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से इसको डिफरेंट बनाता है। नेक्स्ट, ये कलरलेस होता है, जैसे अल्कोहल्स आर कलरलेस, सिमिलरली डाइऑल्स मीन्स ग्लाइकोल्स आर ऑल्सो कलरलेस। दे आर विस्कस, विस्कस क्यों है, इनकी विस्कोसिटी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के पास पास आते हैं, जबकि मोनोहाइड्रिक में केवल एक साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, तो उनकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, ये स्टिकी होते हैं। नेक्स्ट, दे आर स्वीट इन टेस्ट। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप देखेंगे ये इस साइड से भी दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएगा, इस साइड से भी बनाएगा, तो इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए वी नीड मोर एनर्जी, और इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर हम डाइऑल्स की बात करें तो इसका 470 केल्विन होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का, जबकि इथाइल अल्कोहल का आप देखते हैं ओनली 351.5 केल्विन होता है, तो मोर देन 100 का फर्क है सिर्फ एक OH एक्स्ट्रा आने से। हाईली सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल अल्कोहल्स भी होते हैं और डाइऑल्स भी होते हैं। व्हाई? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के वाटर के साथ अच्छे से एसोसिएट हो जाते हैं और उसके बीच में मिक्स हो जाते हैं। सो दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोल्स को हम ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, एसिडिक प्रॉपर्टीज। एसिडिक प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं जो अल्कोहल का OH का जो H है वो एलिमिनेट होगा H+ की तरह, और O कार्बन से जुड़ा रहेगा, और इसकी जगह H की जगह आपको कोई और एटम या कोई और ग्रुप यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज में पूरा OH, ये पूरा OH हट जाएगा, इसकी जगह दूसरा ग्रुप आ जाएगा उसको, क्योंकि इसमें OH जा रहा है इसलिए हम इसको बेसिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। नेक्स्ट है इसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, हम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करेंगे, तो ये हम देखेंगे दो टाइप से होगा कि हो सकता है दोनों OH ग्रुप इन्वॉल्व हो सकता है एक OH ग्रुप इन्वॉल्व हो दूसरा ना हो, तो हम इसकी डिहाइड्रेशन रिएक्शंस देखेंगे जिसमें माइनस वाटर मॉलिक्यूल होगा, या तो 1 या फिर 2। नेक्स्ट, रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम देखेंगे एल्डिहाइड से कैसे रिएक्शन करता है, कीटोन से कैसे करता है। इसमें आपको एसीटल, हेमी एसीटल, कीटल्स, हेमी कीटल्स प्रोडक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें आप देख रहे हो दोनों OH क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसमें दो टाइप का ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा। एक तो विदाउट क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, जिसमें ये कार्बन कार्बन का जो लिंक है इट विल रिमेन इंटैक्ट टिल एंड, क्योंकि दो OH है, दोनों पहले हो सकता है 1/1 एल्डिहाइड में जाए, एल्डिहाइड से एसिड में जाए, तो इसमें मैनी प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको हम इस रिएक्शन में देखेंगे। और दूसरी इसकी कैटेगरी होती है विदाउट, ये विद क्लीवेज। विद क्लीवेज में क्या होगा, कार्बन कार्बन के जो बीच का बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और ये क्लीवेज भी होगा, तो इसके ऑक्सीडेशन को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को 1 by 1 देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज वी डिस्कस एसिडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें OH का हाइड्रोजन एज ए H+ आयन रिलीज होगा और ऑक्सीजन एज ए O- बचा रहेगा।
तो यहाँ पे फर्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल से, क्योंकि ये अगर एसिड है तो अल्कली मेटल से रिएक्शन करेगा। तो एट द 333 केल्विन टेम्परेचर इट रिलीजेस half molecule of hydrogen gas and it gives monosodium glycolate। ग्लाइकोल से बनता है ग्लाइकोलेट मोनोसोडियम। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड स्टेप और कराते हैं तो हमें सोडियम ग्लाइकोलेट मिलता है। इसको डाइसोडियम कहना सही नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलेट अपने आप में कहता है कि मेरे पास 2 माइनस चार्ज है तो मेरे से 2 सोडियम अटैच होंगे। नेक्स्ट इसमें जो फर्स्ट स्टेप है इट इज फास्टर देन सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप काफी फास्ट होता है सेकेंड स्टेप के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले स्टेप में यहाँ दोनों पे ही क्या है OH ग्रुप है। तो ये OH ग्रुप पहला एक OH ग्रुप दूसरे OH ग्रुप को क्या बनाता है ज्यादा एसिडिक, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट से इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इस कार्बन इस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से करेगा। लेकिन जब यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरह वर्क करता है और ये उल्टा इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे H+ आयन के निकलने को ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। सिमिलरली अगर हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि पहला स्टेप में आप किसी भी एक पे कर सकते हैं, मैंने इस पे किया है तो H और OH ये इस तरीके से बाहर निकलता है और आपको मिल जाता है HCl। लेकिन जैसे ही ये एक Cl आया, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे पहले इस पे जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी तो HCl H+ देता है, H+ देके इसको ऑक्सोनियम में कन्वर्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये H2O बाहर निकलता है और Cl इसके ऊपर अटैच हो जाता है। लेकिन एक Cl के जोड़ने के बाद अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और सेकेंड ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप इज फास्टर देन सेकेंड। सिमिलरली अगर हम HBr से रिएक्शन कराते हैं तो HBr से रिएक्शन में भी हम क्या देखते हैं कि ये पहले एक Br आएगा जो कि सेकंड के अटैक को डिफिकल्ट बना देता है। और आयोडीन के केस को ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है HI जब रिएक्शन करता है तो पहले एक आयोडो ग्रुप आता है। ये आयोडो ग्रुप बड़ा होता है साइज में, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। जैसे ही दूसरा आयोडीन भी इसके ऊपर आता है, चाहे स्लो स्पीड से आता है, तो ये दोनों बल्कि ग्रुप क्या करते हैं हिंड्रेंस के कारण इसको अनस्टेबल बना देते हैं और इसमें से ये I2 बाहर रिलीज हो जाता है और आपको मिलता है एल्कीन। जबकि इन दोनों रिएक्शंस में आपको क्या मिला था डाई ब्रोमो और डाई क्लोरो प्रोडक्ट मिला था। यहाँ पे डाई आयोडो आपको नहीं मिलता, इंस्टेड यू गेट एल्कीन। इसकी OH ग्रुप की प्रॉपर्टीज में ही नेक्स्ट हम देखते हैं PCl5 से रिएक्शन। PCl5 ऑक्सीजन पे अटैक करता है, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है, इधर से भी इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर से भी, और एक Cl हाइड्रोजन को देगा, एक CH2 को देगा और आपको मिल जाएगा CH2Cl। नेक्स्ट HCl सिमिलरली दूसरे OH पे रिएक्शन होगी और यू विल गेट इथाइलिन क्लोराइड प्लस P2PeCl3 प्लस 2 HCl मॉलिक्यूल्स। अगर हम थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं पिरिडीन की प्रेजेंस में तो भी सेम प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन साइड प्रोडक्ट क्या हो जाता है SO3। नेक्स्ट अगर हम रेड P प्लस I2 रेड फास्फोरस प्लस I2 या ट्राई फास्फोरस ट्राई आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि डाई हेलो प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन क्योंकि दोनों आयोडीन का साइज बड़ा होता है, इसमें से तुरंत स्टेरिकल हिंड्रेंस के कारण -I2 हो जाता है और यू गेट इथीन इंस्टेड ऑफ डाई आयोडो इथेन। नेक्स्ट अगर हम कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो कंसंट्रेट HNO3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HONO2। तो इसमें से OH और H बाहर जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसका O और इसका OH और इसका H। तो अल्टीमेटली होगा क्या CH2O और NO2 आपस में जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन के थ्रू NO2 ग्रुप जुड़ा होगा दोनों ही कार्बन पे। इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट ग्रुप, क्योंकि ये NO3 हो गया नाइट्रेट, तो ये आपको मिल गया इथाइलिन डाई नाइट्रेट। और ये एक एक्सप्लोसिव होता है, जैसे ट्राई नाइट्रेट्स एक्सप्लोसिव होते हैं ऐसे ही
डाई नाइट्रेट्स भी एक्सप्लोसिव होते हैं। और इसमें हम एज ए कैटलिस्ट क्या काम में लाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसीलिए इसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HNO3 बेस की तरह एक्ट करता है और आपको देता है OH। तो ये OH ग्रुप और ये H इस तरीके से रिएक्शन करके आपको बना देते हैं डाई नाइट्रो इथेन। डाई नाइट्रो इथेन भी बोल सकते हैं, सॉरी डाई नाइट्रेटो इथेन या फिर इथाइलिन डाई नाइट्रेट। These are dehydration reactions of glycol। इसमें हमने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, इसको 775 केल्विन तक हम अगर इसको हीट करते हैं तो इसमें से एक मॉलिक्यूल में से ही -H2O हो जाता है और आपको मिलता है ऑक्सीरेन या इथाइलिन ऑक्साइड, इसको हम इपॉक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इथाइलिन और ग्लाइकोल की रिएक्शन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से सील्ड ट्यूब में कराती हूँ तो क्या होगा, एक ही OH ग्रुप डिहाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये अगर अल्फा कार्बन है तो ये बीटा, इस तरीके से अल्फा बीटा से HOH बाहर चला जाएगा और आपको मिलेगा विनाइल एल्कोहल। ये विनाइल एल्कोहल क्योंकि इनॉल है, इन के ऊपर ऑल है, ये अनस्टेबल होता है और इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है एंड यू गेट एसिड एल्डिहाइड। नेक्स्ट, अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल को डिस्टिल करते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यानी कि इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के आप इसको कंटिन्यूअसली हीट करते रहते हो, डिस्टिलेट करते रहते हो, तो इसके दो मॉलिक्यूल ऐसे आमने सामने से क्या होगा, एक का OH इसी तरीके से दूसरे का OH, ये आपस में रिएक्ट करके इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं और आपको मिलता है डाइऑक्सेन आफ्टर डिहाइड्रेशन। लेकिन अगर यही डिस्टिलेशन आप कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की प्रेजेंस में कराते हो तो ओनली वन साइड से, इसका भी 1 OH इसका भी 1 OH, दे डू पार्टिसिपेट इन डिहाइड्रेशन एंड यू गेट डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। तो आपको ये इस तरीके से डाई इथाइलिन, ये इथाइलिन, ये भी डाई इथाइलिन ग्लाइकोल आपको मिलता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हम क्या देखते हैं कि ये एल्डिहाइड है तो पहले OH में से इसके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते हैं और H आयन इसके पास आता है और इसके पास जो O नेगेटिव है वो कार्बन से अटैच हो जाता है, लेकिन तुरंत इसमें दोबारा रिएक्शन होती है और यू गेट RCOCH2, क्योंकि अब वो क्या होगा, जो H था वो दोबारा इसके पास एक H और आएगा और H2O बाहर निकल जाता है एंड यू गेट RCHOCH2। और यहाँ आप देखो कि पहले एक H यहां से आया फिर दूसरा H यहां से आया, तो अल्टीमेटली ये दोनों H ने क्या किया, ऑक्सीजन को बाहर कर दिया और आपको मिला RC डबल बॉन्ड C, जो इसके दो वैलेंसी थी, एक इस ऑक्सीजन से एक इस ऑक्सीजन से जुड़ गई और इसको हम बोलते हैं साइक्लिक एसीटल। एसीटल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया था, एल्डिहाइड लिया था। और अगर हम यहाँ कीटोन लेके चलते, जैसे यहाँ मैंने RCOR लिया है, तो इसकी भी पहले एक OH रिएक्शन करेगा फिर दूसरा OH रिएक्शन करेगा और अल्टीमेटली ये H2O आउट होगा और आपको मिलेगा कीटैल, इसको हम साइक्लिक कीटैल बोलते हैं। लेकिन जब एक ही OH रिएक्शन करता है, पहला OH या इसका OH, तो उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम हेमी एसीटल और इस केस में हम बोलते हैं हेमी कीटैल, और जब दोनों कर लेते हैं तो एसीटल और इसको हम कीटैल बोलते हैं। और क्योंकि ये साइक्लिक है इसलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लिक एसीटल और साइक्लिक कीटैल। ये रिएक्शन जरूरी नहीं कि ग्लाइकोल से होती है, ये सिंपल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से भी होती है, वहां पे हमें साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो उस केस में हम इसको एसीटल और कीटैल ही कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं एसिड या एसिड डेरिवेटिव से, तो देखो यहाँ मैंने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड की रिएक्शन मैंने ग्लाइकोल से कराई, तो आप बताओ क्या होगा, क्योंकि अल्कोहल्स एसिड से रिएक्शन करके क्या देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में दे गिव ईस्टर्स। तो ये आपको पहले ग्लाइकोल मोनोएसीटेट मिलता है, एसिड इसका H और एसिड का OH बाहर चला जाता है और आपको CH3CO ग्रुप इस O से जुड़ जाता है। अगर आप इसकी जगह एसिटाइल क्लोराइड लेके चलते तो भी क्या होता, ये H और ये Cl इस तरीके से बाहर जाता और आपको यही ग्लाइकोल मोनोएसीटेट मिलता। लेकिन अगर आप इसकी दोबारा फर्दर रिएक्शन कराते हो तो फर्दर रिएक्शन में क्या होगा, CH3COOH।
अब ये OH इधर से भी रिएक्शन कर लेगा दूसरे OH ग्रुप से, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ग्लाइकॉल एसीटेट। क्योंकि अब ग्लाइकॉल के ये CH2OH था, इसके दोनों H हट गए और इसका एसिड के 2 OH हट गए और आपको क्या मिल गया, ग्लाइकॉल एसीटेट। तो इस तरीके से हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड करके फिर पढ़ते हैं। नाउ वी विल सी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल विदाउट कार्बन कार्बन क्लीवेज। क्योंकि ऑक्सीडेशन 2 टाइप का होता है, एक विदाउट कार्बन कार्बन क्लीवेज, नेक्स्ट विद कार्बन कार्बन क्लीवेज। तो पहले हम देखेंगे विदाउट कार्बन कार्बन क्लीवेज। ये ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल है, इसको मैंने ग्रीन कलर से इंटेंशनली लिखा है कि ये पूरा ग्लाइकॉल है, इसमें दोनों OH ग्रुप है। अगर इसका ऑक्सीडेशन कंसंट्रेटेड HNO3 से करें तो हमें इस तरीके से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंटरमीडिएट मिलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, लास्ट में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। तो यहाँ ध्यान दो, क्योंकि 2 OH ग्रुप है और दोनों प्राइमरी हैं, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है कि पहले ऊपर वाले का हो जाए या नीचे वाले का, किसी भी एक का हो, प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो आपके पास देखो, मैंने ऊपर वाले OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन किया नंबर 1 का, तो नंबर 2 एज इट इज रहा। तो आप क्या देख रहे हो, इतना मॉलिक्यूल क्या है, ये ग्लाइकॉल है और ये CHO ग्रुप हो गया। और जब दोनों CHO होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। तो इसीलिए मैंने इसको बोल दिया आधा मॉलिक्यूल क्योंकि ग्लाइकॉल है, आधा मॉलिक्यूल क्योंकि ऑक्सल है, तो मैंने इसको ग्लाइकॉक्सल बोल दिया। नेक्स्ट, अब इसके पास फिर 2 ऑप्शन हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन से प्रोडक्ट अलग बनने वाला है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके एसिड बन जाए या अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड बन जाए। तो देखो, अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाऊं तो आधा मॉलिक्यूल तो क्या है, एसिड, और आधा मॉलिक्यूल क्या है, ग्लाइकॉल। तो जब दोनों COOH होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। तो अब यहाँ ध्यान दो, आधा तो ऑक्सैलिक एसिड है और हाफ क्या है, ये ग्लाइकॉल है, तो इसको नाम आ गया ग्लाइकोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, अगर ये दोनों CHO हो जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। अब हमने इसको ग्लाइऑक्सल क्यों बोला, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड अगर दोनों कार्बन हो तो इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, और फुल्ली रिड्यूस्ड हो तो इसका नाम है ग्लाइकॉल। तो ये इन दोनों के बीच की स्टेज है, तो ये आधा ऑक्सीडाइज्ड है, आधा क्या है, रिड्यूस्ड, तो हम इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। हम इसको ग्लाइकॉल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। नेक्स्ट, अब देखो इसके पास, क्योंकि ऊपर वाले कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है लेकिन अभी नीचे वाले का बाकी है, तो अब केवल इसी का ही ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और किसमें, एल्डिहाइड में। तो अब देखो, आधा तो क्या है, ग्लाइऑक्सल, यहां तक तो ग्लाइऑक्सल, और ऊपर क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, तो हम इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट, अब इसमें 2 CHO हैं, दोनों में से 2 ऑप्शन में किसी भी एक का हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट आपको एक ही मिलेगा, वरना मैं इसको स्प्लिट करती कि भाई इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ स्प्लिट करके लिखा है। तो अब किसी भी एक का हो जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक कार्बन पे एसिड, एक कार्बन पे CHO, तो आपने इसका नाम दे दिया ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। अब ध्यान दो, ये आपको यहां से भी मिला था जब आपने ऊपर एसिड और इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था, तो ये प्रोडक्ट इधर से भी मिलता है, इधर से भी सेम मिलता है। नेक्स्ट, अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करूं तो अब इस कार्बन का तो हो नहीं सकता, केवल इसी का होगा, और ये दोनों COH कन्वर्ट में COH आ जाएंगे दोनों ग्रुप, और जब दोनों कार्बन पे COH हो, दोनों कार्बन फुली ऑक्सीडाइज हो, तो इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरीके से ग्लाइकॉल से हमें ग्लाइऑक्सल मिला, ग्लाइऑक्सल से हमें ऑक्सैलिक एसिड मिला, और इनके बीच में हमें ग्लाइकोक्सल और हमें मिला ग्लाइकोक्सैलिक एसिड, और इन दोनों के बीच में हमें मिलता है ग्लाइकोक्सैलिक एसिड। तो इस तरीके से अगर हम सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो वी कैन मेमोराइज देयर नेम। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल विद कार्बन कार्बन क्लीवेज। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, जिसमें 2 OH पास वाले कार्बन पर हैं, उसकी रिएक्शन अगर हम पर आयोडिक एसिड से या फिर हम लेड टेट्रा एसीटेट से करा देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अल्कोहल
का एक स्टेप में ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में हो जाता है और साथ में कार्बन कार्बन का बॉन्ड फिशन हो जाता है। तो हमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिलते हैं, क्योंकि एक कार्बन के एल्डिहाइड को हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, और साथ में हमें मिलता है HiO3। जो HiO4 था ये पर आयोडिक एसिड था, ये है आयोडिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम CH3CHOH CH2H, इसमें अगेन विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें ये बॉन्ड का फिशन होगा, तो इसका कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, इस कार्बन का भी एल्डिहाइड बनेगा, तो ये बनेगा एसिटाल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों तरफ CH3 है, तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड एल्डिहाइड। लेकिन ध्यान दो, अगर ये 2 एल्डिहाइड पास पास होते और फिर ये बॉन्ड इसका ऑक्सीडेशन करते तो क्या होता, तो भी बॉन्ड फिशन होता। लेकिन अगर एसिड है और साथ में OH है तब इसका बॉन्ड फिशन नहीं होता। जैसे यहां हम देखते हैं कि CH2OH और CHO मीन्स दोनों एडजेसेंट है, तो यहाँ पे बॉन्ड दोनों का कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, साथ साथ बॉन्ड क्लीवेज भी होगा। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यू विल गेट एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से यू विल गेट एसिड ऑफ 1 कार्बन, क्योंकि दोनों में सिंगल कार्बन है, एंड यू विल गेट HiO3 एंड H2O। सिमिलरली अगर मैं 2 एल्डिहाइड ग्रुप विसिनल पोजीशन पे ले लूं तो क्या होगा, यू विल गेट 2 फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल HiO3 प्लस H2O। नेक्स्ट यहाँ देखो एक अल्कोहल है, एक कार्बोनाइल है, दोनों एडजेसेंट हैं, तो यहाँ पे एक बार रिएक्शन इधर होगी, एक बार रिएक्शन इधर होगी। तो देखो इसके ऑक्सीडेशन से यू विल गेट एल्डिहाइड, नीचे वाले के ऑक्सीडेशन से यू विल गेट एल्डिहाइड, लेकिन कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन से यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये अल्कोहल है, तीनों का ही फर्दर पॉसिबल है। तो देखो इसके ऑक्सीडेशन से यू विल गेट एसिड, इसके ऑक्सीडेशन से यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इस अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यू विल गेट फॉर्मेल्डिहाइड। सिमिलरली अगर आप दोनों तरफ एल्डिहाइड और बीच में कीटोन ले लेते हैं तब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड विल गिव यू एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ दिस एल्डिहाइड अगेन विल गिव यू एसिड, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ CO ग्रुप विल गिव यू CO2। इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि ये आपने 1 कार्बन पे एसिड ग्रुप लिया, नेक्स्ट 2 पे आपने लिया हाइड्रोक्सी ग्रुप, और दिस वन इज एल्केन। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी एसिड है, मतलब जो एसिड ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के विसिनल में है, अब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यहां अगर एल्डिहाइड होता तो हम HiO3 से इसका ऑक्सीडेशन कर सकते थे, लेकिन अगर हाइड्रोक्सी एसिड या एसिड डेरिवेटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन फर्दर HiO4 से पर आयोडिक एसिड से नहीं होता। सिमिलरली यहाँ देखो ये एसिड डेरिवेटिव है ईस्टर, ये OH ग्रुप है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ तो दोनों तरफ क्या है, एल्केन ग्रुप है, जैसे इधर एल्काइल था इधर भी एल्काइल था, इसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसमें ईथर ग्रुप है, इसमें एल्काइल ग्रुप है, तो ये चारों ही कंपाउंड HiO4 से रिएक्शन करके कोई भी प्रोडक्ट नहीं देते, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये जो एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर 2 विसिनल हो या एक हाइड्रोक्सी एक कार्बोनाइल ग्रुप हो, तो उसका जब हम रिडक्शन करते हैं HiO4 से, सॉरी ऑक्सीडेशन करते हैं HiO4 से, इस रिएक्शन का नाम होता है मलपरेट रिएक्शन। मलपरेट रिएक्शन में आप देखो इस तरीके से 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप विसिनल पोजीशन पे होते हैं, HiO4 से हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं एंड वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड प्लस HiO3 एंड वी गेट वाटर मॉलिक्यूल। इसका जो रिएक्शन है मेलपरेट रिएक्शन की जो यूटिलिटी है वो क्या है, इट गिव्स स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ डाइऑल्स, कि वो डाइऑल्स विसिनल है या नहीं है, विसिनल और नॉट विसिनल। सेकेंडरी नंबर ऑफ एडजेसेंट OH की मॉलिक्यूल में कितनी जगह ऐसा है कि 2 OH पास पास हैं। तो देखो मैंने 4 एग्जांपल लिए, ये है 1,2 ब्यूटेन डाइऑल, दिस वन इज 1,3 ब्यूटेन डाइऑल, दिस इज 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, दिस वन इज 1,4 ब्यूटेन डाइऑल, एंड आई हैव टू चेक
कौन ये रिएक्शन देगा मेल्परेट रिएक्शन और कौन नहीं। तो देखो इसमें ये विसिनल है तो ये देगा, इसी तरीके से ये विसिनल है ये भी देगा, लेकिन इन दोनों में विसिनल नहीं है तो ये नहीं देगा। तो हमने पहचान लिया विसिनल और नॉन विसिनल में। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने लिया CH2OH, CHOH, CH2OH एंड CH3। तो हम इसमें पता लगा सकते हैं कितने OH ग्रुप विसिनल पोजीशन पे हैं, पास पास हैं। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एक मॉलिक्यूल काम में आएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो दो। अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HiO4 काम में आ रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HiO3 प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट मीन्स ये तीनों क्या हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। लेकिन अगर ये OH यहाँ होता तो क्या होता, केवल एक ही मॉलिक्यूल काम में आता, तो हम उसको पहचान लेते कि एडजेसेंट नंबर ऑफ OH ओनली 2 नॉट 3। तो इस तरीके से हम इस मेल्परेट रिएक्शन की यूटिलिटी को डिस्कस करते हैं। पिनेकॉल पिनेकॉलॉन रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड डाइऑल्स जो होते हैं, ये 2 OH पास पास होंगे और दोनों कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इन्हें हम सब्स्टिट्यूटेड डाइऑल्स कहते हैं। जैसे ये मैंने 2 OH पास पास लिखे, विसिनल है और दोनों ही कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप्स लगे हुए हैं, चाहे एक ग्रुप ही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पिनेकॉल बोलते हैं। लेकिन इस पिनेकॉल को अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो इसमें -H2O होता है, प्लस शिफ्टिंग होती है और हमें क्या मिलता है, कीटो ग्रुप मिलता है। इसको हम बोलते हैं पिनेकॉल ओन पिनेकोलोन। ये मिलके बना है पिनेकॉल प्लस ओन से, तो हमें कीटोन ग्रुप्स मिलते हैं। अब इसका अगर हम रिएक्शन को देखें तो कैसे होती है कि ये विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल था, इसमें जब आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट हो गया, जबकि एक H2O बन के बाहर चला गया और ये आपको मिला कीटोन। इस कीटोन का नाम होता है पिनेकोलोन। लेकिन इसका स्टेप वाइज मैकेनिज्म अगर हम देखें तो वो 4 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट, protonation of hydroxy group. It is followed by removal of H2O और elimination of H2O। जैसे ही प्रोटोनेशन होगा उसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से H2O बाहर जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस कार्बोनियम आयन। तो यहाँ कार्बोनियम आयन बनेगा। फर्स्ट स्टेप में देखो इसके पास 2 OH ग्रुप थे, दोनों में से अभी दोनों ही सिमेट्रिकल है, इसके पास भी 2 CH3 है, इसके पास भी 2 CH3 है, तो आप किसी भी OH का प्रोटोनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये असिमेट्रिकल होता तो हम सेलेक्ट करते स्टेबल कार्बोनियम आयन किससे बनेगा, क्योंकि ये फॉलोड बाय -H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन है, तो उस OH ग्रुप पे रिएक्शन होगी जिससे स्टेबल कार्बोनियम आयन बने। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ H2O हमने इसमें देख लिया। शिफ्टिंग ऑफ R, यहाँ पे जब ये OH पहले तो इसका प्रोटोनेशन हुआ और प्रोटोनेशन के बाद H2O -H2O बाहर हो गया, ये कार्बोनियम आयन बना। तो ये जो कार्बोनियम आयन बना इसके ऊपर क्या होगा, ये देखो ये 2 CH3 ग्रुप है, एडजेसेंट कार्बन पे ये 2 CH3 ग्रुप है और दोनों ही सिमिलर हैं, तो कोई सा भी CH3 ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर एक CH3 होता और एक हाइड्रोजन होता तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन विल गेट शिफ्ट, नॉट मतलब हाइड्राइड शिफ्टिंग इज प्रिफर्ड ओवर मिथेनाइड शिफ्टिंग। तो यहाँ क्योंकि दोनों ही मिथाइल है तो मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोनियम आयन की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। तो देखो जैसे ही यहाँ कार्बोनियम आयन बना, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इसमें से H+ बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट कीटोन। और ये मिथाइल ग्रुप जो इस कार्बन पे था ये शिफ्ट होके इस कार्बोनियम आयन पे आ गया। तो इसमें मैंने बीच में एक आधी स्टेप कम कर दिया। यू कैन अंडरस्टैंड कि जो OH2 था, OH2 पॉजिटिव, इसमें से H2 हो जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर ये मिथाइल CH3- यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे CH3- होगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स
लेके जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ही इस पे पॉजिटिव आएगा, अब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के, बॉन्ड पेयर को यहीं छोड़ के H+ की फॉर्म में जाएगा, तो ये भी इस पे क्या आएगा, माइनस, कार्बन पे प्लस, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज a very interesting exercise based on pinacol rearrangement. Here you are seeing that this is pinacol. ये एक पिनेकॉल है, दो पास OH ग्रुप है, विसिनल डाइहाइड्रिक है। इसमें देखो ये असिमेट्रिक है, यहाँ दोनों CH3 है, इधर एक CH3 है, एक फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड है। तो कौन से OH का प्रोटोनेशन होगा? अगर इस OH का प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ से H2 हो जाएगा, कार्बोनियम आयन ये बनेगा, और अगर इसका होगा तो ये बनेगा। हम क्या देखते हैं, फिनाइल का एडजेसेंट कार्बन पे जो कार्बोनियम आयन है ये मोस्ट स्टेबल है, इसीलिए ये कार्बोनियम आयन बनता है। और क्योंकि ये कार्बोनियम आयन बनता है तो अब कोई सा भी मिथाइल शिफ्ट हो, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, इधर कीटोन मिलने वाला है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट ये भी देखो असिमेट्रिक पिनेकॉल है, इसमें यहाँ दोनों फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। अगर इस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ कार्बन पे कार्बोनियम आयन बनेगा, इसका होगा तो यहाँ पे बनेगा, बिकॉज दिस वन इज मोर स्टेबल, जो फिनाइल के एडजेसेंट कार्बन पे होगा, इसीलिए आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा। क्योंकि दोनों मिथाइल इक्विवेलेंट है, कोई सा भी मिथाइल शिफ्ट हो जाए आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा, ये प्रोडक्ट नहीं मिलता। लेकिन इस केस में देखो ये सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ हमें शिफ्टिंग देखनी है। कार्बोनियम आयन तो चाहे इधर बने चाहे इधर बने, कहीं पे भी इसका फॉर्मेशन हो वो सेम है। इस OH का प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे कार्बोनियम आयन बनेगा, जिसके एक H और एक CH3 एडजेसेंट पे, और इसका होगा तो इसके भी H और CH3 है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब कार्बोनियम आयन बन गया, सपोज ये कार्बोनियम आयन बन गया, यहाँ पे बन चुका, अब मिथाइल शिफ्ट होगा या हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो हम क्या देखते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग इज प्रिफर्ड ओवर मिथाइल शिफ्टिंग। तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट नहीं होता, और कौन शिफ्ट होता है, कार्बन या हाइड्राइड शिफ्ट होता है, और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ना कि ये प्रोडक्ट मिलता है। मिथाइल ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब मिथाइल शिफ्ट होगा, ये प्रोडक्ट तब बनेगा जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये नहीं मिलता। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ऑक्सीडेशन, पिनेकॉल और रीअरेंजमेंट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन माय कमेंट बॉक्स so that I can solve your queries also. Thank you.